हैबिट्स नहीं, आइडेंटिटी, द हिडन कोड ऑफ इफेक्टिव पीपल। हम सोचते हैं कि इफेक्टिव लोग ज्यादा काम करते हैं, असल में वो अलग तरह से सोचते हैं। और स्टीफन कवे की किताब यही बताती है कि कैरेक्टर कैसे हैबिट्स से पहले आता है। चैप्टर 1, जो सवाल किताबें नहीं पूछती। एक सवाल है जो शायद आपने कभी खुद से नहीं पूछा। अगर आप हर सुबह जल्दी उठें, हर दिन एक नई प्रोडक्टिविटी टेक्निक ट्राई करें, हर हफ्ते एक नई किताब पढ़ें, फिर भी अगर आपकी जिंदगी वहीं की वहीं रहे तो गड़बड़ कहां है? स्टीफन आर कोवे का जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, समस्या आपकी हैबिट्स नहीं है, समस्या यह है कि आप एक गलत नक्शे से चल रहे हैं। आप बिहेवियर बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बदलनी चाहिए आपकी सोचने की बुनियाद, आपका कैरेक्टर। यह डॉक्यूमेंट्री उसी नक्शे की कहानी है। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल सिर्फ प्रोडक्टिविटी की किताब नहीं है। यह इस बात की किताब है कि इंसान असल में इफेक्टिव कैसे बनता है, भीतर से। लगभग 40 साल पहले लिखी गई यह किताब आज भी दुनिया भर में करोड़ों लोगों के हाथों में है। इसकी वजह यह नहीं कि इसमें कोई जादुई ट्रिक है। इसकी वजह यह है कि यह उस सवाल का जवाब देती है जो हर पीढ़ी पूछती है, मैं वो इंसान क्यों नहीं बन पा रहा जो मैं बनना चाहता हूं। आज हम इसी सवाल को खोलेंगे, कदम दर कदम, हैबिट दर हैबिट। एक बात शुरुआत में ही साफ कर देते हैं, यह किताब प्रोडक्टिविटी हैक्स की लिस्ट नहीं है। इसमें कोई ऐसा ट्रिक नहीं मिलेगा जो रातों रात आपकी जिंदगी बदल दे। कभी खुद कहते हैं, असली बदलाव धीमा होता है, क्योंकि कैरेक्टर धीमे धीमे बनता है, जैसे एक पेड़ की जड़ें जमीन में गहराई तक जाती हैं बिना किसी को दिखे। चैप्टर 2, पर्सनालिटी वर्सेस कैरेक्टर। 2 अलग रास्ते। पिछले 200 सालों में सक्सेस के बारे में लिखी गई किताबों को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो एक अजीब पैटर्न दिखता है। शुरुआती दौर में सक्सेस की डेफिनेशन थी कैरेक्टर, इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी, करेज, पेशेंस जैसे गुण। लोग मानते थे कि अच्छा जीवन जीने के कुछ स्थायी सिद्धांत होते हैं और उन्हीं पर सक्सेस टिकी होती है। लेकिन पहले वर्ल्ड वॉर के बाद धीरे धीरे यह सोच बदल गई। सक्सेस अब कैरेक्टर से नहीं, पर्सनालिटी से जुड़ने लगी। आपकी इमेज, आपका एटीट्यूड, आपकी स्किल्स, आप दूसरों को कैसे इंप्रेस करते हैं। कवे इसे कहते हैं कैरेक्टर एथिक बनाम पर्सनालिटी एथिक। पर्सनालिटी एथिक का वादा आकर्षक है, जल्दी नतीजे, क्विक टेक्निक्स, एक स्माइल, एक ट्रिक और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कवे कहते हैं ये जड़ों के बिना पत्तों को रंगने जैसा है। ऊपर से सुंदर लगेगा पर अंदर से पेड़ कमजोर ही रहेगा। असली सवाल यह नहीं कि आप कैसे दिखते हैं, असली सवाल यह है कि आप हैं क्या। कवे अपनी काउंसलिंग के दिनों का एक अनुभव बताते हैं। एक कपल उनके पास आया, दोनों एक दूसरे से नाराज, दोनों रिलेशनशिप बचाने के लिए टेक्निक्स ढूंढ रहे थे, कैसे बोलें, कैसे रिएक्ट करें। पर जैसे जैसे बातचीत गहरी होती गई, कवे को समझ आया असली समस्या टेक्निक की नहीं थी, असली समस्या कैरेक्टर की गहराई में थी। ट्रस्ट की कमी, पुराने घाव, अधूरी ईमानदारी। यहीं से कवे को पर्सनालिटी एथिक की सीमा समझ आई। आप ऊपर से स्माइल और सही शब्द सिखा सकते हैं, पर अगर कैरेक्टर की नींव कमजोर है तो रिश्ता जल्दी ही टूट जाता है। कवे एक और उदाहरण देते हैं 2 सेल्स पीपल का। एक ने सीखा है कि ग्राहक को इंप्रेस कैसे करें, कैसे बात घुमाएं, कैसे प्रेशर डालें, वो शॉर्ट टर्म में अच्छे नतीजे लाता है। दूसरा ग्राहक की असली जरूरत समझने में समय लगाता है, ईमानदारी से बताता है कि कोई प्रोडक्ट उसके लिए सही नहीं है, भले ही उसमें कमीशन कम मिले। पहला सेल्स पर्सन जल्दी बिकता है, पर धीरे धीरे ग्राहक उसे ट्रस्ट करना बंद कर देते हैं। दूसरे के पास समय लगता है, पर वही ग्राहक बार बार लौटते हैं, दूसरों को भी भेजते हैं। यही फर्क है पर्सनालिटी एथिक और कैरेक्टर एथिक का, तुरंत नतीजे बनाम टिकाऊ भरोसा। चैप्टर 3, पैराडाइम शिफ्ट। सुबह वाली सब्बे कोवी एक छोटी सी घटना बताते हैं जो शायद इस पूरी किताब का दिल है। एक इतवार की सुबह न्यूयॉर्क की सबवे में वो शांति से बैठे थे। तभी एक आदमी अपने बच्चों के साथ अंदर आया। बच्चे शोर मचाने लगे, इधर उधर भागने लगे, और वो आदमी आंखें बंद किए चुपचाप बैठा रहा, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। कवे को गुस्सा आया, आसपास बैठे बाकी लोगों को भी। आखिरकार उन्होंने उस आदमी से कहा, क्या आप अपने बच्चों को थोड़ा संभाल सकते हैं? आदमी ने धीरे से आंखें खोली और कहा, आप सही कह रहे हैं, मुझे कुछ करना चाहिए। हम अभी अस्पताल से आ रहे हैं, इनकी मां का अभी कुछ देर पहले निधन हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा, और शायद इन्हें भी नहीं आ रहा। एक पल में सब कुछ बदल गया। वही गुस्सा, वही इरिटेशन अचानक करुणा में बदल गया। यही है पैराडाइम शिफ्ट। हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, हम उसे वैसे देखते हैं जैसे हम हैं, जो जानकारी हमारे पास है उसी के आधार पर। और जब वो जानकारी बदलती है, हमारा पूरा नजरिया बदल जाता है। कवि कहते हैं
हैबिट्स बदलने से पहले हमें अपने पैराडाइम्स, अपने देखने के तरीके को समझना होगा, क्योंकि बिहेवियर हमेशा पैराडाइम से निकलता है, उल्टा नहीं। लेकिन एक बात साफ करना जरूरी है, हर पैराडाइम शिफ्ट सबवे वाले पल जैसी अचानक नहीं होती। ज्यादातर बार हमारा नजरिया धीरे धीरे सालों की समझ और अनुभव से बदलता है, और यह बदलाव सीधा हमारे कैरेक्टर की गहराई से जुड़ा होता है। जितना गहरा कैरेक्टर, उतना ही साफ हमारा देखना। यही वो पुल है जो अगली 7 हैबिट्स तक ले जाता है, क्योंकि हर हैबिट असल में एक नए पैराडाइम को जीने का तरीका है। चैप्टर 4, हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव। तो सवाल उठता है, बदलाव कहां से शुरू होता है? कवे का जवाब है, जिम्मेदारी से। अंग्रेजी शब्द रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर तोड़ें तो बनता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अपनी प्रतिक्रिया चुनने की क्षमता। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी जिंदगी हालात से कंट्रोल होती है, बॉस से, परिवार से, मौसम से, ट्रैफिक से। कवे इसे कहते हैं रिएक्टिव सोच। लेकिन प्रोएक्टिव इंसान जानता है हालात और उसकी प्रतिक्रिया के बीच एक जगह है, और उस जगह में चुनाव की आजादी है। यहीं से आता है एक बहुत जरूरी कंसेप्ट, सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। हमारी जिंदगी में कई चीजें हैं जिनकी हमें फिक्र है, इकोनॉमी, मौसम, दूसरे लोगों का व्यवहार। यह हुआ सर्कल ऑफ कंसर्न। लेकिन इसके अंदर एक छोटा सर्कल है, वो चीजें जिन पर हमारा असल में कंट्रोल है। यह है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। रिएक्टिव लोग अपनी एनर्जी बड़े सर्कल में लगाते हैं, शिकायत में, दोष देने में, और नतीजा उनका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस धीरे धीरे सिकुड़ता जाता है। प्रोएक्टिव लोग इसके उलट करते हैं, वो अपनी एनर्जी छोटे सर्कल में लगाते हैं, जो उनके हाथ में है उस पर काम करते हैं, और आश्चर्य की बात, ऐसा करने से उनका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ने लगता है। बी प्रोएक्टिव का मतलब सिर्फ इनिशिएटिव लेना नहीं है। इसका मतलब है यह मानना कि आप अपने रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। सोचिए एक ऑफिस की सिचुएशन। एक एम्प्लॉई को बार बार लगता है कि उसकी मेहनत को कोई नहीं देखता, उसका बॉस उसे सीरियस नहीं लेता। रिएक्टिव रास्ता है शिकायत करना, डिमोटिवेट हो जाना, यहां कुछ नहीं बदलेगा, सोचकर हाथ खींच लेना। पर कवि एक असली किस्से की तरफ इशारा करते हैं, एक ऐसे इंसान का जिसे शुरुआत में सिर्फ छोटे मोटे काम दिए जाते थे, लगभग एक गोफर की तरह ट्रीट किया जाता था। पर उसने अपनी हालत को दोष देने की बजाय अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर काम करना शुरू किया। छोटे कामों को भी पूरी ईमानदारी से करना, बिना पूछे उपयोगी सुझाव देना, भरोसा कमाना। धीरे धीरे वही लोग जो उसे नजरअंदाज करते थे उसे राय मांगने लगे। उसका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस कदम कदम बढ़ता गया, न किसी शिकायत से, न किसी नाटकीय बदलाव से, बल्कि लगातार शांत जिम्मेदारी से। यही हैबिट 1 का सार है। हालात नहीं बदलते, पहले आपका रिस्पॉन्स बदलता है और फिर धीरे धीरे हालात भी। चैप्टर 5, हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। को वे एक कल्पना का इस्तेमाल करते हैं जो असहज तो है लेकिन गहरी है। कल्पना कीजिए, आप अपने ही अंतिम संस्कार में मौजूद हैं। 4 लोग बोलने आते हैं, एक परिवार से, एक दोस्त, एक सहकर्मी और एक आपकी किसी कम्युनिटी से। सवाल यह है, आप चाहते हैं वो आपके बारे में क्या कहें? यह एक्सरसाइज डरावना लगता है, पर इसका मकसद यही है, आपको यह समझाना कि हर चीज 2 बार बनती है, पहले माइंड में, फिर रियलिटी में। एक घर पहले आर्किटेक्ट के दिमाग में बनता है, फिर ईंट गारे से। बहुत से लोग अपनी जिंदगी की पहली रचना, उसका मेंटल ब्लूप्रिंट किसी और को सौंप देते हैं, परिवार, समाज या बचपन की कंडीशनिंग को। बिगिन विद द एंड इन माइंड का मतलब है यह स्टीयरिंग व्हील वापस अपने हाथ में लेना। कवि इसके लिए पर्सनल मिशन स्टेटमेंट का कंसेप्ट देते हैं, यह लिखना कि आप कौन बनना चाहते हैं, आपके लिए क्या वैल्यू रखता है। यह कोई फैंसी डॉक्यूमेंट नहीं, बल्कि एक कंपास है जो हर फैसले में दिशा देता है। सोचिए एक स्टूडेंट की जिंदगी, बिना एंड इन माइंड के उसकी पढ़ाई सिर्फ अगले एग्जाम तक सीमित रह जाती है, रटना, पास होना, भूल जाना। पर अगर उसके पास एक स्पष्ट तस्वीर हो कि वो 5 साल बाद कौन बनना चाहता है, तो वही पढ़ाई अचानक एक बड़े मकसद का हिस्सा बन जाती है। कवि ये भी साफ करते हैं, एंड इन माइंड रखने का मतलब हर चीज को रिजिडली प्लान करना नहीं है। यह सिर्फ इतना जानना है कि आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं, ताकि रोज के छोटे फैसले उसी दिशा के साथ अलाइन हो, उसके खिलाफ नहीं। यहां एक गहरा सवाल छुपा है, अगर आप रंग बाय रंग एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं, करियर में, रिश्तों में, जिंदगी में, तो क्या वो सीढ़ी सही दीवार से टिकी है? कवि कहते हैं बहुत से लोग बड़ी मेहनत से ऊपर चढ़ते हैं और शिखर पर पहुंचकर पाते हैं कि सीढ़ी गलत दीवार से टिकी थी। बिगिन विद द एंड इन माइंड असल में यही पूछने के बारे में है। मंजिल तक पहुंचने से पहले यह तय करना कि सही मंजिल कौन सी है। चैप्टर 6, हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स। फर्स्ट हैबिट 2 दिशा तय करती है,
हैबिट 3 उस दिशा में चलने का तरीका है। कोवी एक मैट्रिक्स देते हैं जिसे उन्होंने 4 हिस्सों में बांटा, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट के आधार पर। क्वाड्रेंट 1 में है वो काम जो अर्जेंट भी हैं और इंपॉर्टेंट भी, क्राइसिस, डेडलाइंस। क्वाड्रेंट 3 में वो चीजें जो अर्जेंट लगती हैं पर इंपॉर्टेंट नहीं, नोटिफिकेशंस, बेवजह की कॉल्स। क्वाड्रेंट 4 वो है जिसमें ना अर्जेंसी है ना वैल्यू, प्योर डिस्ट्रैक्शन। लेकिन असली खजाना है क्वाड्रेंट 2, इंपॉर्टेंट पर अर्जेंट नहीं, रिलेशनशिप्स बनाना, प्लानिंग करना, सीखना, हेल्थ का ध्यान रखना, आराम करना। कवे कहते हैं ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी क्वाड्रेंट 1 और 3 के बीच भागते हुए बिता देते हैं और क्वाड्रेंट 2, जो असल में उनकी जिंदगी बदल सकता है, वहां कभी पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि वो चिल्लाता नहीं। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट का मतलब है शेड्यूल को प्रायोरिटीज के हिसाब से बनाना, न कि प्रायोरिटीज को शेड्यूल के हिसाब से। एक कॉमन सिचुएशन सोचिए, एक पेरेंट अपने बच्चे के साथ रोज थोड़ा समय बिताना चाहता है। यह क्वाड्रेंट 2 का काम है, इंपॉर्टेंट पर अर्जेंट नहीं, इसलिए आसानी से टाला जा सकता है। हफ्ते दर हफ्ते ऑफिस की अर्जेंट ईमेल्स, कॉल्स, मीटिंग्स इसे पीछे धकेलती रहती हैं और एक दिन अचानक एहसास होता है कि रिश्ता कमजोर पड़ गया, जबकि कोई एक बड़ी घटना नहीं हुई, बस रोज का छोटा टालना जमा होता गया। कवे की चेतावनी यही है, क्वाड्रेंट 2 चीखता नहीं, इसलिए उसे जगह देने के लिए जानबूझकर ना कहना सीखना पड़ता है। क्वाड्रेंट 3 और 4 को कवे एक और गहरी बात कहते हैं, जब तक आप क्वाड्रेंट 2 में समय नहीं लगाते, क्वाड्रेंट 1 बढ़ता ही जाता है। जो हेल्थ चेकअप आज नहीं हुआ वो कल मेडिकल इमरजेंसी बन जाता है। जो कन्वर्सेशन आज टाल दी गई वो कल एक बड़ा झगड़ा बन जाती है। प्रिवेंशन को टालना हमेशा क्राइसिस की कीमत पर आता है। यही वजह है कि इफेक्टिव लोग अपनी हफ्ते की प्लानिंग करते वक्त सबसे पहले अपने क्वाड्रेंट 2 के काम शेड्यूल करते हैं, रिश्ते, सेहत, सीखना, और बाकी सब उसके इर्द गिर्द एडजस्ट करते हैं। न कि पहले जो अर्जेंट है वो भरते हैं और जो बचे उसमें क्वाड्रेंट 2 को ठूंसने की कोशिश करते हैं। चैप्टर 7 दी शिफ्ट, अकेले से 7 तक। पहले 3 हैबिट्स को कोवी कहते हैं, प्राइवेट विक्ट्री, खुद पर जीत। कोवी एक बड़ा दावा करते हैं, इंसान की ग्रोथ का एक स्वाभाविक क्रम है, डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस और फिर इंडिपेंडेंस से इंटरडिपेंडेंस। यहां एक बात समझनी जरूरी है, बहुत लोग सोचते हैं इंडिपेंडेंस ही मंजिल है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। यह सुनने में ताकतवर लगता है, लेकिन कवे कहते हैं यह असली परिपक्वता नहीं है। असली परिपक्वता है इंटरडिपेंडेंस, यह जानना कि आप और दूसरे लोग मिलकर अकेले से कहीं ज्यादा अचीव कर सकते हैं। पर यहां एक शर्त है, आप इंटरडिपेंडेंट सिर्फ तभी हो सकते हैं जब आप पहले इंडिपेंडेंट बन चुके हों। इसीलिए अगली 4 हैबिट्स, पब्लिक विक्ट्री की हैबिट्स, प्राइवेट विक्ट्री के बाद आती हैं। पहले खुद पर काबू, फिर रिश्तों में विश्वास। कवे एक दिलचस्प बात कहते हैं, जो इंसान खुद असुरक्षित है वो इंटरडिपेंडेंस को खतरे की तरह देखता है, डिपेंडेंसी की तरह। पर जो इंसान भीतर से सिक्योर है उसके लिए दूसरों पर भरोसा करना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। यही वजह है कि कई सक्सेसफुल दिखने वाले लोग अपने रिश्तों में अकेले रह जाते हैं। वो करियर में इंडिपेंडेंट हो गए पर वहीं रुक गए। उन्होंने कभी सीखा ही नहीं कि दूसरों के साथ मिलकर कैसे बनाया जाए, सिर्फ अकेले कैसे जीता जाए सीखा। कवि कहते हैं यह ग्रोथ का अधूरा सफर है, जैसे कोई सीढ़ी के बीच में रुक गया हो। अगली 3 हैबिट्स, विन विन, एम्पैथिक लिसनिंग, सिनर्जी, इसी अधूरे सफर को पूरा करने के बारे में है। चैप्टर 8 हैबिट 4 थिंक विन विन। कवे एक कॉन्सेप्ट देते हैं जो शायद आज की दुनिया में सबसे ज्यादा भुला दिया गया है, इमोशनल बैंक अकाउंट। जैसे हम बैंक में पैसे जमा करते हैं वैसे ही रिश्तों में भी हम ट्रस्ट जमा करते हैं। छोटी छोटी ईमानदारी, वादे निभाना, ध्यान से सुनना। और जैसे विड्रॉल होता है झूठ, धोखा, बेइज्जती से। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग रिश्तों को एक कंपटीशन की तरह देखते हैं, विन लूज। अगर मैं जीता तो तुम हारे। यह माइंडसेट शुरू में जीत जैसा लगता है पर लंबे समय में सिर्फ विड्रॉवल करता है। कभी कहते हैं थिंक विन विन, इसका मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इसका मतलब है यह मानना कि दुनिया में इतना सब कुछ है कि मेरी जीत आपकी हार पर निर्भर नहीं है। और अगर सच में विन विन संभव ना हो तो बेहतर है नो डील चुनना, बजाय इसके कि रिश्ता ही टूट जाए। 2 कॉलीग्स की सिचुएशन सोचिए जो एक ही प्रोजेक्ट के लिए रिसोर्सेज को लेकर टकरा रहे हैं। विन लूज सोच में एक की जीत दूसरे की हार में बदलती है, और भले ही आज एक जीत जाए, कल वो हारा हुआ कॉलीग सहयोग करना बंद कर देगा। इमोशनल बैंक अकाउंट में एक बड़ा विड्रॉवल हो चुका होगा। विजुअल, 2 कॉलीग्स मेज के आर पार बहस करते हैं, फिर सीन बदलता है।
वही दोनों एक व्हाइट बोर्ड पर मिलकर एक तीसरा सॉल्यूशन लिख रहे हैं। विन विन सोच वाला इंसान यहां रुककर पूछता है, क्या कोई ऐसा रास्ता है जिसमें हम दोनों को फायदा हो? यह सवाल अक्सर माइंडसेट को पूरी तरह बदल देता है। कवे एक बात और जोड़ते हैं जो अक्सर मिस हो जाती है। विन विन सिर्फ एक निगोशिएशन टेक्निक नहीं, यह कैरेक्टर का एक पहलू है। इसके लिए 3 चीजें चाहिए: इंटीग्रिटी यानी अपने वादों और वैल्यूज के साथ ईमानदारी, मैच्योरिटी यानी अपनी बात कहने और दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने के बीच संतुलन, और अबंडेंस मेंटालिटी, यह विश्वास कि दुनिया में इतना है कि सबके लिए काफी है। इसके उलट है स्कैर्सिटी मेंटालिटी, यह डर कि अगर दूसरे को कुछ मिला तो मेरे पास कम बचेगा। यही डर है जो ज्यादातर विन लूज सोच को जन्म देता है। विजुअल: एक तराजू, एक तरफ मेरी जीत, दूसरी तरफ तुम्हारी हार। फिर सीन बदलती है, तराजू की जगह एक साथ बढ़ता हुआ पौधा दिखता है, दोनों तरफ बराबर। चैप्टर 9, हैबिट 5। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। अब तक जो हैबिट सबसे मुश्किल मानी जाती है वो ये है। कोवी कहते हैं, ज्यादातर लोग सुनते नहीं, सिर्फ जवाब देने के इंतजार में रहते हैं। हम अपने चश्मे से दूसरों की बात सुनते हैं, अपनी ऑटोबायोग्राफी के हिसाब से, एडवाइस देने, जज करने या इंटरप्रेट करने के इरादे से। इसे वो कहते हैं एम्पैथिक लिसनिंग। यह सिर्फ शब्द सुनना नहीं है, यह दूसरे इंसान की भावनाओं को, उसके नजरिए को समझने की कोशिश है, बिना उसे तुरंत ठीक करने की जल्दी के। यहां एक गहरी बात है। कवि कहते हैं, अगर आप पहले समझने की कोशिश करें तभी आपको समझे जाने का असली मौका मिलता है। क्योंकि जब कोई इंसान महसूस करता है कि उसे सुना गया, तभी वो आपकी बात सुनने के लिए भी तैयार होता है। एक फैमिली सिचुएशन सोचिए। एक टीनेजर अपने पेरेंट्स से कहता है, मुझे स्कूल पसंद नहीं। ज्यादातर पेरेंट्स का पहला रिएक्शन सलाह देना होता है, मेहनत करो, ऐसा मत सोचो। पर असल में उस पल में बच्चे को सॉल्यूशन नहीं, समझे जाने की जरूरत होती है। एम्पैथिक लिसनिंग का मतलब है पहले पूछना, क्या हुआ बताओ, और सच में सुनना, बिना अपनी अगली सलाह पहले से तैयार किए। चैप्टर 10, हैबिट 6, सिनर्जाइज। अगर हैबिट 4 और 5 सही तरीके से जुड़ जाए तो एक जादुई नतीजा निकलता है, सिनर्जी। सिनर्जी का सीधा मतलब है पूरा, उसके हिस्सों के जोड़ से बड़ा होता है। 1+1 सिर्फ 2 नहीं, बल्कि 3 या उससे भी ज्यादा हो सकता है, जब लोग अपने मतभेदों को दुश्मनी की तरह नहीं बल्कि ताकत की तरह इस्तेमाल करें। कवि जोर देकर कहते हैं, अगर 2 लोगों का नजरिया बिल्कुल एक जैसा है तो उनमें से एक की जरूरत ही नहीं। असली वैल्यू तभी बनती है जब अलग अलग सोच वाले लोग साथ मिलकर किसी तीसरे बेहतर समाधान तक पहुंचते हैं जो अकेले किसी के दिमाग में नहीं आ सकता था। यह टीम वर्क की सबसे गहरी परिभाषा है, मतभेद को मिटाना नहीं बल्कि उसका सम्मान करना। एक टीम मीटिंग की कल्पना कीजिए जहां 2 लोग एक ही प्रॉब्लम को बिल्कुल अलग अलग नजरिए से देखते हैं। सामान्य रिएक्शन होता है या तो बहस करना या चुप होकर कॉम्प्रोमाइज कर लेना। पर सिनर्जी का रास्ता तीसरा है, दोनों नजरियों को टेबल पर रखना और साथ मिलकर एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना जो अकेले किसी को नहीं सूझा होता। कवि कहते हैं, इसके लिए जरूरी शर्त है मतभेद को खतरे की तरह नहीं बल्कि पॉसिबिलिटी की तरह देखना। चैप्टर 11, हैबिट 7, शार्पन द सॉ। आखिरी हैबिट बाकी सबको बनाए रखने वाली हैबिट है। कवि एक साधारण सी इमेज देते हैं। एक आदमी घंटों से एक पेड़ को आरी से काट रहा है, बुरी तरह थका हुआ है, पर रुकने को तैयार नहीं। कोई उससे कहता है, आरी क्यों नहीं तेज कर लेते? वो जवाब देता है, मेरे पास इतना समय नहीं, मुझे काटना है। यही है वो गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं। वो प्रोडक्शन में इतना खो जाते हैं कि अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को भूल जाते हैं। इसे कवे कहते हैं PPC बैलेंस, प्रोडक्शन और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी के बीच संतुलन। शार्पन द सॉ का मतलब है खुद में रेगुलर निवेश करना, 4 डिमेंशंस में: फिजिकल सेहत, मेंटल सीखना, इमोशनल सोशल रिश्ते, और स्पिरिचुअल वैल्यूज मीनिंग। यह कोई लग्जरी नहीं है, यह वो नींव है जिसके बिना बाकी 6 हैबिट्स धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं। सोचिए, एक ऐसा प्रोफेशनल जो सालों से लगातार काम कर रहा है, बिना रुके, बिना सीखे, बिना रेस्ट किए, क्योंकि उसे लगता है रुकना समय की बर्बादी है। शुरुआत में वो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव दिखता है, पर धीरे धीरे उसकी एनर्जी, क्रिएटिविटी, पेशेंस सब कमजोर पड़ने लगती है। वो वही थका हुआ आरी चलाने वाला इंसान बन जाता है।
शार्पन द सॉ का सीधा संदेश है रेस्ट, सीखना, रिश्ते और मीनिंग। ये लग्जरी आइटम्स नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म प्रदर्शन की शर्त है। चैप्टर 12, द बिगर पिक्चर। इफेक्टिवनेस का असली मतलब अब पीछे मुड़कर देखें तो एक पैटर्न साफ दिखता है। हैबिट 1, 2, 3, खुद पर जीत। हैबिट 4, 5, 6, रिश्तों में जीत। हैबिट 7, दोनों को बनाए रखने वाली रिन्यूअल। ये कोई 7 अलग अलग टिप्स की लिस्ट नहीं है। ये एक इमारत है जहां हर मंजिल पिछली मंजिल पर टिकी है। आप विन विन नहीं सोच सकते अगर आपने पहले प्रोएक्टिव होना, अपनी दिशा तय करना और अपनी प्रायोरिटीज समझना नहीं सीखा। यही कवे का सबसे गहरा दावा है। इफेक्टिवनेस कोई टेक्निक नहीं है जिसे ऊपर से चिपकाया जाए। यह कैरेक्टर से निकलती है और कैरेक्टर धीरे धीरे प्रिंसिपल सेंटर्ड चॉइसेस से बनता है। कवे एक फर्क बहुत साफ करते हैं। प्रिंसिपल्स और वैल्यूज एक चीज नहीं है। वैल्यूज वो हैं जो हम मानते हैं सही है और ये इंसान दर इंसान बदल सकती है, पर प्रिंसिपल्स प्रकृति के नेचुरल लॉज की तरह हैं, जैसे ग्रेविटी। आप उन्हें माने या ना माने, वो काम करते ही हैं। अगर आप इंटीग्रिटी, फेयरनेस, ऑनेस्टी जैसे प्रिंसिपल्स के खिलाफ जाकर सक्सेस पाने की कोशिश करें तो थोड़े समय के लिए शायद नतीजे मिल जाए, पर लंबे समय में वही प्रिंसिपल्स आपके खिलाफ काम करने लगते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ उछाली गई गेंद आखिर में वापस जमीन पर गिरती है। यही वजह है कि कवे हैबिट्स की जगह प्रिंसिपल सेंटर्ड लिविंग पर इतना जोर देते हैं। यह सिर्फ ट्रिक्स सीखने की बात नहीं, बल्कि उन्हीं शाश्वत सिद्धांतों के साथ जिंदगी को अलाइन करने की बात है। चैप्टर 13, आज की जिंदगी में 7 हैबिट्स। कवे ने यह किताब आज से करीब 35 साल पहले लिखी थी। तब न सोशल मीडिया था, न कांस्टेंट नोटिफिकेशंस, न आज जैसी प्रोडक्टिविटी कल्चर। पर दिलचस्प बात यह है कि उनकी बताई हुई समस्या आज और भी गहरी हो गई है। आज सर्कल ऑफ कंसर्न पहले से कहीं बड़ा है। दुनिया भर की खबरें, दूसरों की जिंदगी, एंडलेस कंपैरिजन और क्वाड्रेंट 3, अर्जेंट पर अनइम्पॉर्टेंट, अब हमारी जेब में, हमारे फोन में हमेशा मौजूद है। यह मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, कोवी की किताब में सीधे नहीं है। पर सोचिए, अगर आज कोई प्रोएक्टिव होकर अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस चुने, नोटिफिकेशंस के बीच अपने क्वाड्रेंट 2 को प्रोटेक्ट करे और एम्पैथिक लिसनिंग को स्क्रीन टाइम से ऊपर रखे, तो शायद वही आज के दौर का सबसे बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज हो। बेशक हर प्रिंसिपल को बिना सोचे समझे अपनाना सही नहीं। विन विन हर बार पॉसिबल नहीं होता और कभी कभी नो डील ही सबसे समझदारी भरा फैसला होता है। यह किताब कोई जादुई फॉर्मूला नहीं देती, यह सिर्फ सोचने का एक ईमानदार तरीका देती है। एक और चीज जो आज पहले से ज्यादा मायने रखती है, शार्पन द सॉ। जिस दौर में स्क्रीन टाइम लगातार बढ़ रहा है, मेंटल फैटीग एक आम शिकायत बन चुकी है। वहां फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल रिन्यूअल को जानबूझकर समय देना शायद अब लग्जरी नहीं, जरूरत है। और शायद सबसे बड़ा बदलाव यह है, जब हर कोई अपनी पर्सनल ब्रांड, अपनी इमेज को पॉलिश करने में लगा है, वहां कैरेक्टर बेस्ड इफेक्टिवनेस, यानी असल में भरोसेमंद, ईमानदार और मकसद के साथ जीना, शायद वही चीज है जो लोगों को भीड़ से अलग खड़ा करती है। चैप्टर 14, कंक्लूजन। वो इंसान जो आप बनना चाहते हैं। याद कीजिए वो सवाल जिससे हमने शुरुआत की थी। अगर आप हर दिन मेहनत करते हैं फिर भी जिंदगी वहीं की वहीं है, तो गड़बड़ कहां है? अब जवाब शायद साफ है। समस्या ज्यादा काम करने की नहीं थी, समस्या यह थी कि आप किस बुनियाद पर खड़े होकर काम कर रहे थे। इफेक्टिव होना ज्यादा प्रोडक्टिव दिखने की कला नहीं है, यह इस बात की स्पष्टता है आप कौन हैं, आपके लिए क्या मायने रखता है, आप किस दिशा में जा रहे हैं, आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और आप खुद को कैसे बनाए रखते हैं। कवे की पूरी फिलॉसफी का सार शायद एक ही बात में है, बदलाव। बाहर की दुनिया से नहीं, अंदर से शुरू होता है। यही है इनसाइड आउट। और शायद यही वजह है कि यह किताब सालों बाद भी उतनी ही सच्ची लगती है। अगर इस कहानी ने आपको अपनी सोच को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर किया है, तो बुक टॉनिक हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए इन 7 हैबिट्स में से कौन सी हैबिट आपको लगता है आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क ला